कसम से सख्त भूख लगी है। चूंकि बुढ़िया ने वाजे कर दिया था कि हमें जैसा नाश्ता और खाना दरकार होगा मिलेगा, अलबत्ता अदाई हमें करना पड़ेगी। इसलिए मैंने बेतकल्लुफी से इंतकाम उठाकर उसे तगड़ा सा नाश्ता लाने का कह दिया। नाश्ता उसकी बेटी लाई थी। नाश्ता करके मैंने दवाई खाई और दोबारा लेट गया। लोरा ने कुर्सी संभालते हुए पांव बेड पर रखे। अब क्या इरादा है? मैं इत्मीनान से बोला, जाहिर है सोऊंगा। उसने मुंह बनाया, रिचा मजाक का वक्त नहीं है, पहले तुम डेविड से राब्ता करो ताकि वो हथियार इधर ना भेजे। उसने नफी में सर हिलाया, जरूरत नहीं। मैं साफ गोई से बोला, मुझे लगता है कि कुछ छुपा रही हो। वो इत्मीनान से बोली, बहुत कुछ। मैं बेजारी से बोला, जब मुझे असल बात की हवा नहीं लगेगी तो कैसे मशवरा दूंगा। वो अफसुर्दगी से बोली, रुपए पैसे का लालच इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह थी, बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर थी, इज्जत तो कदर की निगाह से देखी जाती थी, मगर फिर एक गलत आदमी मुझसे अटकराया और बहकावे में आकर अपनी साख ही नहीं जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। इंसान जब किसी मुसीबत में घिरता है तो निकलने को अंधाधुंधा मारता है। ऐसे में मजीद गलतियां होती हैं और यही मेरी कहानी है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, अब फलसफे को एक तरफ रखकर सीधे आम व फहम अंदाज में अपनी हमाकतों से पर्दा उठाओ। उसने लंबा सांस खींचा और आंखें बंद करके गहरी सोच में खो गई। मैं उसके बोलने का मुंतजिर रहा। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था, शायद वो अल्फाज को तरतीब दे रही थी। चंद बाद गोया हुई। अफगानिस्तान में निक के साथ मैंने काफी कारनामे सर अंजाम दिए थे। वतन वापसी पर बड़ी आओ भगत हुई। 2-3 अखबारात में इंटरव्यू भी शाया हुआ, जिससे वक्ती शोहरत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही मेरी बदबख्ती का भी आगाज हुआ। एक बड़े ताजर थॉमस वुलगिंसन ने अपने कारोबारी हरीफ को ठिकाने लगाने को मेरी खिदमत हासिल करना चाहिए। इसका हरीफ हिफाजती इकदामात का बहुत ख्याल रखता था। आम उजरती कातिल को इसका कत्ल करना बहुत मुश्किल था, तभी उसने मेरा इंतखाब किया। पहले तो मैं ना मानी, मगर फिर भारी मुआवजे को देकर मुतजलजल हो गई। थॉमस ने फौरन मुआवजे में मजीद इजाफा कर दिया और मुझे हामी भरना पड़ी। मुझे 1500-2000 मीटर के फासले से उसे निशाना बनाना था, तो मैं स्नाइपर के तरीकाकार से अच्छी तरह वाकफियत है, इसलिए मैं कत्ल करने के तरीके पर रोशनी नहीं डालती। मुख्तसर उसे कामयाबी से निशाना बनाया और मुआवजा वसूल करके खुश होगी। मगर थॉमसन की बदकिस्मती के मकतूल का बेटा खम ठोंक कर मैदान में आ गया। पुलिस थॉमसन की राह पर लग गई। तफ्तीशी अफीसर गैरी लांस ज़हीन आदमी था। आखिर वो थॉमसन तक पहुंच गया। थॉमसन गिरफ्तार होने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सका और हवालात में खुदकुशी कर ली। अलबत्ता अपने पहले बयान में उसने कातिल के ज़मन में मेरा नाम ले दिया था। तफ्तीशी अफीसर गैरी लांस मेरे पीछे पड़ गया। लंबी तफ्तीश हुई। पहले मिलिट्री अदालत में केस चला। मेरे खिलाफ बड़ा सबूत थॉमसन का बयान, वकूए के दिन मेरी छुट्टी पर होना और अच्छा स्नाइपर होना था। ये कोई इतना वाज़ेह सबूत नहीं था कि मेरा कातिल होना साबित हो सकता। इसके बावजूद मिलिट्री अदालत ने मेरा कोर्ट मार्शल करके केस सिवत अदालत के हवाले कर दिया। साल भर तफ्तीश का सामना रहा। एक अक्लमंदी मैंने ये की थी कि थॉमसन से मिलने वाली भारी रकम स्विट्जरलैंड के 1 बैंक में फर्जी नाम से जमा करवा दी थी और यह एहतियात पसंदी काम आ गई। आखिर कत्ल के इल्जाम से तो बरी हो गई, मगर ज़हनी तौर पर इतनी उलझ गई कि किसी काम के काबिल नहीं रही। गोबरी होने के बाद मैं वापस फौज में जा सकती थी और मिलिट्री अदालत में पेश होकर अपना ओहदा वापस ले सकती थी, लेकिन मुझे फौज में जाना गवारा न हुआ। मुख्तसिर अरसा गोशा नशी रही और मुस्तकबिल में भी यही इरादा था, मगर फिर डेविड से मुलाकात हुई, बल्कि वो खुद ढूंढते हुए मेरे पीछे पहुंच गया। वो स्नाइपर राइफल में जिद्दत लाना चाहता था और मैं तो शुरू ही से स्नाइपिंग की दीवानी थी। ये स्नाइपिंग ही थी जिसकी वजह से मैं ऑफिसर होकर भी एक सिपाही को इतना पसंद करती थी। बहरहाल डेविड की बातों में आकर अपना सारा सरमाया SR-1 को बनाने में झोंक दिया। पहली राइफल बनने के बाद राइफल को मैंने खुद जांचा था। राइफल मेरी तवक्कात से बढ़कर बेहतरीन साबित हुई थी। खुशी से फूले नहीं समाते हुए मैंने बड़ी तादाद में राइफलें तैयार कर लीं, यहाँ तक कि सरमाए की कमी को कर्ज लेकर पूरा किया। इस दौरान पहली बनने वाली SR-1 मुसलसल मेरे इस्तेमाल में रही और जब राइफलों की एक बड़ी खेप तैयार हो गई तब SR-1 की खामियों का इंकशाफ हुआ। 50 गोलियों के बाद राइफल की कारकर्दगी में फर्क आने लगा, जो 100 गोलियों तक इतना बढ़ गया कि राइफल 100 मीटर भी दुरुस्त फायर के काबिल न रही। मुझसे बुनियादी गलती यह हुई कि मैं कभी कभार ही 3-4 गोलियां फायर करती थी, वरना राइफल की खामी बहुत पहले सामने आ जाती। असली कि चंद माहिरीन को भारी फीस देकर मसला हल करवाना चाहा, मगर SR-1 की यह खामी दूर ना हो सकी। अपने पहली मसनूआत के साथ WAS कंपनी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी थी। अगर शुरू में मालूम हो जाता तो हम इतनी बड़ी तादाद में राइफलें ना बनाते। राइफल में चंद तकनीकी तब्दीलियां करके इस खामी को दूर किया जा सकता था, मगर हथियार के तैयार हो जाने के बाद तब्दीलियां मुमकिन नहीं होती थी। हमें बस बैरल का जोड़ खत्म करना था, एमुनिशन में बारूद की मिकदार घटाना थी, चैम्बर को थोड़ा मजबूत करना था, गोली का हुजम बढ़ाना था, यूं कि ये 65.8 mm की बजाय
रवायती कुतर 7.12 mm की बन जाती। असल में राइफल में खराबी पड़ी ही चैम्बर और बैरल के चोट की वजह से, क्योंकि राइफल का वजन घटाने को चैम्बर की मोटाई कम रखी गई थी और गोली को दूर तक पहुंचाने को केस में बारूद के ग्रीन बढ़ाए गए थे। तकनीकी तौर पर चैम्बर इतने बारूद के दबाव को मुसलसल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए 50-60 गोलियां चलने के बाद चैम्बर और बैरल का कुतर मायारी नहीं रहता। चंद और तकनीकी खामियां भी सामने आई, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी कि हमारी मेहनत पर पानी फिरता। खैर, इस उस्ताद से हम पर आसमान टूट पड़ा। हम महल से फुटपाथ पर आने वाले थे, तभी एक दूसरे को खतावार कहने लगे। डेविड के ताई ये मेरी वजह से हुआ था कि मैंने राइफल इस्तेमाल करके पास की थी और मैं कह रही थी किसकी वजह से मैं अपने इस जंजाल में फंसी। किस्सा मुख्तसर, आखिर सोचा जो हो गया सो हो गया, अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हो। राइफल की मशहूरी हो चुकी थी और शौकीन हजरात खरीदने के भी ख्वाह थे, लेकिन हम चंद राइफलें फरोख्त करके अपना पोल नहीं खोल सकते थे। काफी सोच विचार के बाद तय हुआ कोई ऐसा गाहक ढूंढा जाए जो तमाम राइफलों को इकट्ठा खरीद ले। चंद मुल्क जेर गौर आए और आखिर इंडिया को मुंतखब किया गया। इसकी एक वजह तो जनरल शुक्ला का दागदार माजी था। उम्मीद थी ऐसे शख्स से सौदाबाजी आसान रहेगी। दूसरा, इंडिया के पास बहुत बड़ी तादाद में फौज है, इस वजह से यहाँ राइफलों की जरूरत भी ज्यादा होगी। बस मैं यहाँ आ गई। शुक्ला ने पहले दिन तो आमादगी जाहिर की, मगर जब उसके घर पार्टी में जाना हुआ तब उसने आर्मी चीफ के इनकार का मसला खड़ा कर दिया। वो मुसर था कि मैं चीफ पर गोली चलाऊं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बार ऐसे मसले में गर्दन फंसा चुकी थी। मगर शुक्ला ने शर्त के अलावा राइफलें खरीदने से माजूर जाहिर कर दी। तब मैंने इसके आदमी को तरबियत देने की पेशकश करके दरमियानी राह निकाली और वो मान गया, मगर उसे सौदे में मुखलिस समझना मेरी भूल थी। वो सिर्फ मुझे फांसना चाहता था, क्योंकि जब पहले दिन मुझसे बात हुई उसके बाद जलील शख्स ने लंदन में अपने आदमियों के जरिए मेरे बारे मालूमात हासिल की और मेरी साहब शोहरत से फायदा उठाना चाहा। वो अच्छी तरह जानता है कि पहले भी बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी है और अब बरतानिया अदालत में मेरा खालिया कारनामा पहुंचा तो पिछला केस भी खुल जाएगा, और यही धमकी उसने मुझे कैद के पहले दिन दी थी। तफसील सुनकर मुझे लौरा की मजबूरी आश्कार हुई। बिलाशुबा वो गर्दन तक दलदल में संस चुकी थी। शुक्ला के पास उसके खिलाफ सबूत मौजूद थे। शुक्ला ने एक तीर से कई शिकार खेले थे। एक पाकिस्तानी जासूस की तरफदारी ने लौरा की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया था। इस कहानी से यह भी अंदाजा हुआ कि मुझे स्नाइपिंग की तरबियत दिलाना सरासर सोचे समझे मंसूबे के तहत था, और यह कि विशाल गुप्ता मेरी असलियत से वाकिफ था। यूं शुक्ला का मेरे बारे जानने में भी कोई शुबा नहीं रहा था। अलबत्ता वो इससे लाइल्म था कि मैं उसकी नवासी को अगवा करने वहां पहुंचा था। यकीनन शुक्ला का आर्मी चीफ पर हमला कराने का कोई इरादा नहीं था। वो एक सौदे के लिए इतना बड़ा कदम उठाने के बजाय आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझता। इंडियन चीफ ओहदा संभालने के बाद करीबन 2 साल कमांड करता है और विक्रम सिंह को ओहदा संभाले 1.5 साल से ज्यादा हो गया था। चंद माह में उसने यूं ही रिटायर्ड हो जाना था। वो मेरी सोचों में मुखल हुई। परेशान हो गए ना? मैं साफ गोई से बोला, परेशानी सिर्फ पलवैशा की नाराजी पर होती है। वह हैरान रह गई थी। क्या? अलजबरा का कुलिया तो नहीं बताया कि तुम्हें समझने में दुश्वारी हो? वंसी ये वही खान लड़की है ना जिसने मेजर जेनिफर की पिटाई की थी? मैंने इस बात में सिर हिलाया। मगर वो तो तुम्हारी बीवी है ना? मैंने मुंह बनाया। क्या बीवियां नाराज नहीं हो सकती? अगर बीवी की नाराजी का रोना रोकर और इससे खुश नहीं हूं का चारा डालकर मुझ पर डोरे डालने का इरादा है तो तुम्हें नाकामी होगी। मैंने गहरी सांस लेकर सर को थामा और कराते हुए बोला, बरतानिया की चुड़ैल, आखिर मेरी किस समाकत से तुम्हें यह गलत फहमी हुई है? पलवैशा की वजह से मैंने मेजर जेनिफर जैसी मुखलिस, वफादार और पुरकशिश लड़की की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, तो तुम किस बाग की मूली हो? वो खिलखिलाकर हंसी। ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं, खुलकर इजहार करो। मैं मुजमहल हुआ। मतलब तुमसे मजाक करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि नौबत यहां तक पहुंच गई। वो शरारत से बोली, अफगानिस्तान में बार बार डेट पर जाने की मिन्नतें करना, यहां भी वही वावेला करना, अगर मोहब्बत नहीं तो क्या है? मैंने सर पकड़ा। धत तेरी की कैप्टन साहब, हमारे यहाँ डेट पर जाना मोहब्बत नहीं बेगैरती कहलाता है। उसने आंखें निकाली। तो बेगैरतियों के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी? मैंने कहा तुम्हें छेड़ने में मजा आता था और सच कहूं तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मसलन उसने सियाक जाहिर किया। अंग्रेजी जुबान की वो गालियां कोसने और लुग़वियात सुनने जो किसी किताब में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ न किसी फिल्म ड्रामे में देखी। यकीन मानो इस मौजू पर तुम स्पेशलिस्ट हो। वो तबते हुए बोली, और तुम लड़कियों को छेड़ने के स्पेशलिस्ट हो। मैं संजीदा हुआ। अच्छा, फजूल बकवास को छोड़ो और आगे का लाहे अमल बताओ। शुक्ला से SR1 का मुकम्मल मुआवजा वसूल करके उसकी गर्दन उतारना चाहती हूँ। मैं हंसा। ऐसा भी क्या गलत कर दिया बेचारे ने कि तुम गर्दन उतारने पर तुल गई? जीजा कहा, न मजीद बकवास नहीं। मैंने तजवीज़ दी, शुक्ला के बारे हमें विशाल गुप्ता से काफी कुछ मालूम हो सकता है। 2-3 दिन आराम करके इस पर हाथ डालते हैं। उसने अपनी उलझन दूर करना चाहिए। तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें डेट पर ले जाने के लालच में ये खतरा मोल ले रहा हूँ। उसने आंखें निकाली। तुम्हारे साथ मसला क्या है रीजा? मैं मुतबस्सम हुआ। शुक्ला के बायस दावत में उसकी नवासी को देखा था। उसने तस्दीक चाही। तुम्हारी मुराद परी से? मैंने इस बात में सर हिलाया। बस मुझे वो चाहिए। वो मुतहय्यर हुई। क्यों?
एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है और मैंने अब तक 2 की हैं। वो बेबसी से मुस्कुराई, तुम नहीं सुधरोगे, मुझे नींद आ रही है। मैंने तकरार खत्म करने का ऐलान किया। यकीनन नुस्खे में सुकून आवर दवा शामिल थी कि लंबी नींद लेने के बाद भी मुझे नींद की हाजत हो रही थी। वो उठते हुए बोली, मालिक मकान की बेटी तालीम याफ्ता है, उम्मीद है इसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। मैं डेविड को ईमेल करके अपनी खैरियत का बता दूं। मैंने जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर ली। अगला हफ्ता हमने वहीं गुजारा था। इस दौरान गोश्त, मछली, फल, जूस, दूध और कीमती दवाओं से मेरी जिस्मानी तवानाई बहाल हो गई थी। इस वक्फे में हम मुख्तलिफ मंसूबों पर बात करके आइंदा का लाहे अमल तय करते रहे। लोरा को मैंने अपने मकसद से आगाह नहीं किया था, क्योंकि अपने राज में किसी गैर मुतल्लिक शख्स को हिस्सादार बनाना घाटे का सौदा होता है। अगर हम दोबारा पकड़े जाते तो यकीनन उसने जरा से तशद्दुद पर राज उकल देना था। उसने भी ज्यादा इसरार नहीं किया था, या शायद उसे मेरे झूठ पर यकीन आ गया था कि एक जासूस की जिम्मेदारियों में दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाना मुकद्दम होता है। इस वजह से मैं उसका साथ दे रहा हूं। 6 दिन के मुकम्मल आराम के बाद हम जाने को तैयार हुए। लोरा की शनाख्त छुपाने को मैंने काले गाउन और नकाब का बंदोबस्त किया था। एक बार तो वो पकड़ी गई, मगर मेरे समझाने पर चुपचाप नकाब ओढ़ लिया। खुद मैंने क्लीन शेव करना छोड़ दिया था। अब तो अच्छी खासी दाढ़ी और मूछें हो गई थी। आंखों पर काला चश्मा और सर पर सफेद टोपी ओढ़कर मेरी शनाख्त काफी हद तक बदल गई थी। अब मुझे वही पहचान सकते थे जिनसे पाला पड़ चुका हो। कदादम आईने में देखते हुए उसने मुंह बसोरा। कार्टून बना दिया मुझे। उसके नकाब से झांकती हुई भूरी आंखों को देखते हुए मैं शाकी हुआ। ईमान से बताओ, क्या ऐसा ही है? वो मुतबस्सम हुई। तुम बताओ कैसी लग रही हो? औरत की कशिश नजर न आने में है, बल्कि लफ्ज़ औरत का मतलब ही पोशीदा चीज के है। वो ऊंचेपन से बोली, मुसलमान औरत को कोई अहमियत नहीं देते, तभी इनसे जानवरों का सा सलूक करते हैं और इनकी आज़ादी छीन लेते हैं। मैंने पूछा, तिजोरी में जूते रखे जाते हैं या मालो सर? वो हैरानी से बोली, दौलत 2 जमा 2 4 की तरह। इसका जवाब मुतय्यन था। बस हमारे नजदीक औरत की हैसियत खजाने और मालो दौलत जैसी है, इसलिए हम अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं ताकि किसी हरीस डकैत की नीयत में फतूर ना आ जाए। और तुम्हारे यहाँ औरत की हैसियत जूतों जैसी, बल्कि इससे भी कम है। वो फखरिया लहजा बोली, मगरिब ने औरत को आज़ादी दी है। मैं तंजिया लहजा में बोला, इसे आज़ादी नहीं गुलामी कहते हैं। मगरिब ने औरत को झूठी आज़ादी और मर्द के शाना बशाना चलने की चूसनी लॉलीपॉप देकर इसे औरत होने के सारे फवायद छीन लिए और इसका सिर्फ एक मसरफ बाकी रखा। जब तक शबाब बाकी रहा हर किसी ने इस्तेमाल किया, और जब बूढ़ी हुई तो ओल्ड हाउस में फेंक दिया, क्योंकि एक शो पीस जब दिल लुभाने की सलाहियत को देता है तो उसे दूसरे से तब्दील कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जब तक औरत की शादी नहीं होती, इसकी कफालत बाप या भाई की जिम्मा होती है। शादी के बाद शौहर उसकी जरूरियात पूरी करता है। बूढ़ी होती है तो बेटे पालते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरत कभी खड़ी नजर नहीं आएगी। बैठने का हक पहले उसे दिया जाएगा। बैंक में, यूटिलिटी स्टोर पर या किसी भी जगह मर्दों की कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। बगैर नंबर के सबसे पहले जाकर अपनी हाजत पूरी करेगी। बाजार वगैरह में कोई मर्द या लड़का उसे छेड़ने की गलती कर बैठे तो इर्द गिर्द मौजूद सभी हजरात औरत ही की तरफदारी करके मर्द की धुलाई कर रखते थे। इसके अलावा भी कई ऐसी सहूलतें और आसाइशें हैं जो मशरिक की औरत को हासिल हैं। बाकी कोई ज्यादती होती है तो इससे मगरिब की औरत भी बची हुई नहीं है। जना बिल जबर के वाकयात मशरिक से कई गुना ज्यादा तुम्हारे यहाँ होते हैं। जैसे खुद को देख लो। वो बिफर कर बोली, रिचा तुम खलीज सुवर का नाम लिए बगैर अपनी बात पूरी नहीं कर सकते। मैं हंसा, सच बताऊं, गालियां बकने की डिग्री ली है या कुदरती सलाहियत है? मुझे उकसा रहे हो? वो सचमुच तैश में आ गई। चलें। इसे बरहम देखकर मैंने बाहर निकलने का इशारा किया। नकाब से उसकी पुरकशिश भूरी आंखें छलक रही थी। काले गाउन ने उसकी कशिश में इजाफा कर दिया था। लम्हा भर मुझे घूर कर उसने सर झटका और कदम बढ़ा दिए। कमरे की चाबी हमने पास रखी थी कि फिलहाल वो ठिकाना महफूज था। अलबत्ता वहां कोई कीमती चीज नहीं छोड़ी थी जिसके हसूल को हमारा लौटना जरूरी होता। थोड़ा पैदल चलने के बाद हम टैक्सी में सवार हो गए। विशाल गुप्ता की रहायशगाह के करीब एक मशहूर मकाम का बताकर हम बैठ गए, जिसकी रोजमर्रा मुझे अजबर थी। इसकी कोठी के करीब बस स्टॉप था जहां बैठकर कोठी की निगरानी की जा सकती थी। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। जनाना इंतजारगाह में लोरा को बिठाकर मैं दूसरे हिस्से में खड़ा हो गया। 1-2 बसें आकर चली गईं। लोगों की आमदोरफ्त जारी रही। इस दौरान विशाल गुप्ता की कार अपनी गली से बरामद हुई। उसके अक्ब में मुहाफिजों की जीप मौजूद थी। इनके गायब होते ही मैंने लोरा को मुतवज्जा करके चलने का इशारा किया। सड़क पार करके हम चौड़ी गली में दाखिल हुए। तुम्हें यकीन है हमारे पकड़े जाने का खतरा नहीं है? उसने काफी बार का दोहराया हुआ अंदेशा उगला। मैं चिल्लाते हुए बोला, डर लग रहा है तो वापस जा सकती हूँ। रिजा पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। मेरी बेजारी को उसने खातिर में नहीं लाया था। एक पेशावर स्नाइपर को खतरों से तसल्ली देना अनोखा और अजीब लगता है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तब भी मौत का खतरा इतना ही है जितना जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए पेश होता है। रूहानसी हुई। मैं मौत से नहीं डरती। इसका हाथ थामते हुए मैंने तसल्ली आमेज लहजे में हाथ सुलाया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह ममनूनियत से बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। मुकद्दर भी क्या क्या खेल दिखाता है। ये वही लोरा ब्राउन थी जो मेरे खून की प्यासी थी।
और मैं इसे और इसके साथी को कत्ल करने के दर पे था। तब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन हम इकट्ठे दुश्मनों से भागते फिर रहे होंगे और हमारे फायदे नुकसान एक हो जाएंगे। विशाल गुप्ता की कोठी काफी वसीअरीज थी। बुनियादी तौर पर वो इसकी जाती रहायशगाह से ज्यादा अड्डे की हैसियत रखती थी, क्योंकि वहां उसके गुर्गे भी रहते थे। अलबत्ता इमारत के अंदर इसका जाती पोर्शन बाकियों से अलहदा था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वुसअत की वजह से इमारत के चारों जानब गलियां लगती थी। दाखिली दरवाजे पर हर वक्त चौकीदार मौजूद रहता था। इसके अलावा पहरेदारी का खास इंतजाम नहीं था, क्योंकि राजपूत दादा के भाई के अड्डे पर हमला करने की गलती कोई अहमक ही कर सकता था। अलबत्ता नागहानी सूरत हाल को वहां हर वक्त बंदे मौजूद रहते। इमारत में जिम्नाजियम और पिस्टल शूटिंग रेंज भी मौजूद थी। बॉक्सिंग रिंग भी बना हुआ था, जहां वो खाली हाथ लड़ने की मशक करते थे। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मुंबई ऐसा शहर है जिसे हकीकी मानों में गुंडों की जन्नत कहा जाता है। पूरा मुंबई मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान यूं तकसीम है जैसे पुराने बादशाह अपने मुसाहिबों में रियासतें तकसीम किया करते थे। पुलिस खामोश तमाशाई है और सिर्फ खाना पूरी करती है। पत्नी अजीज की तरह वहां भी गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं और पुलिस के लिए तख्ता मश्क बना रहता है। विशाल गुप्ता के पास मैंने कुछ अरसा गुजारा था और इस दौरान इमारत से अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर ली थी। स्नाइपर तो किसी जगह की एक बार क्राउली रैकी करके कुछ नहीं बोलता। मैंने तो वहां काफी दिन गुजारे थे। मेरे लिए वो इमारत खुली हथेली की तरह थी। किसी भी शख्स को सबसे आसान अपने घर में घुसना होता है और मेरे लिए वो घर की हैसियत रखती थी। अकबी गली में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हम मटर गश्त करने लगे। तीसरे चक्कर में गली खाली मिली और मैं उछल कर दीवार पर चढ़ गया। इस दीवार के साथ दोनों जानिब 4 क्वार्टर बने हुए थे, जहां बावर्ची खाना, खाकरूब और चौकीदारों की रहाइश गाहें थी। खाकरूब और बावर्ची अपने कुंभे के साथ रहते थे और मुझे सबसे ज्यादा डर इन्हीं के बच्चों का था, जो कभी कभार क्वार्टर से बाहर खेल रहे होते थे। गो इस बारे विशाल गुप्ता ने सख्ती से मना किया हुआ था कि बच्चे क्वार्टर से बाहर न निकला करें, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैं खुद कई बार बच्चों को क्वार्टर से बाहर खेलता देख चुका था। खैर छोटे बच्चों का कोई खास मसला नहीं था, कोई इतने समझदार नहीं होते। 10-12 साल से बड़े बच्चे मसला पैदा कर सकते थे। 2 क्वार्टर एक जानिब बने थे और 2 दूसरी जानिब, बीच में करीबन 20 फुट जगह खाली थी। वहां लोहे का छोटा सा दरवाजा भी नस्ब था, मगर दरवाजा अमूमन बंद ही होता था। इस दरवाजे को क्वार्टरों के मकीन ही इस्तेमाल करते थे। एक लम्हा दीवार पर रुककर मैंने तायराना निगाह दुड़ाई और अंदर कूद गया। लोरा बाहर खड़ी रही। दरवाजे को ताला लगा हुआ था, मगर चाबी वहीं छुपा कर रखी गई थी। चाबी की जगह मुझे मालूम थी। मखसूस मकाम से चाबी बरामद करके मैंने दरवाजा खोला। लोरा फौरन अंदर आ गई। पहली फुर्सत में उसने गाउन और नकाब उतार कर सुख भरा सांस लिया। मुस्लिम औरतों का कमाल है कि सारा सारा दिन इसे ओढ़े रखती हैं। दरवाजा कुफल करके मैंने चाबी वापस रखी और तंजिया लहजा बोला, किसी अफ्रीकी कबीले की औरत को तुम्हारा लिबास पहना दिया जाए तो वो भी घंटा 1.5 बाद कुछ ऐसा ही कहेगी। नकाब बगल में दबाए हुए वो इत्मीनान से बोली, तो ठीक है ना, बगैर कपड़ों के रहने में इससे सुकून मिलता है तो ये उसका हक है। मैंने कदम अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब हर किसी को सुकून के असूल की छूट है तो शुक्ला बेचारे का क्या कसूर जो तुम उसकी जान के दर पे हो। वो बिपर कर बोली, रिजा तकरार का वक्त नहीं है। मैंने कतई कलामी करते हुए उसे टोका और उसने होंठ भींच लिए थे। क्वार्टरों के बाहर 3-4 कमसिन बच्चे खेलते नजर आए, मगर उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि कोई खतरा महसूस होता। इन्होंने हमें देखकर कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। इन्हें नजरअंदाज करते हुए हम अंदर इमारत की तरफ बढ़ गए। अंदरूनी इमारत 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल थी। तहखाना विशाल गुप्ता की रहाइश का और मेहमान खाना मुहाफिजों की रहाइश। एक तवील राहदारी मेहमान खाने और मुहाफिजों की रहाइश को विशाल गुप्ता की रहाइश से अलहदा करती थी। वो तवील राहदारी इमारत के सामने से शुरू होकर अकबी तरफ निकलती थी, यूं कि वहां इमारत के अक्कम में जाने को चक्कर नहीं काटना पड़ता था। इमारत के करीब पहुंचते ही हम मोहतात हो गए थे। मैंने ऐसे वक्त का चुनाव किया था जब मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ होते थे, दूसरे लोग तहखाने में मशक कर रहे होते या काम पर निकल जाते। मुझे इस वक्त सिर्फ खाकरूब से खतरा था। विशाल गुप्ता के निकलते ही वो उसकी रहाइश की सफाई में जुट जाता। गणपत अपनी निगरानी में सारा काम करवाता था और फिर विशाल की रहाइश को लाक कर देता। राहदारी के करीब पहुंचते ही तहखाने की सीढ़ियों की जानिब से 2 अफराद की गुफ्तगू की आवाज आई। वो ऊपर आ रहे थे। लोरा का हाथ पकड़कर मैं दीवार से लग गया। वो शेखर और चंदर थे। दोनों कपे हाँकते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए और राहदारी में आगे बढ़ गए। कदमों की चाप मालूम होते ही मैंने झांका। दोनों दूसरे सिरे पर पहुंच गए थे। इनके गायब होते ही मैं लोरा को पीछे आने का इशारा करते हुए राहदारी में दाखिल हुआ। दाएं जानिब विशाल की रहाइश का रास्ता था, बाएं जानिब तहखाने में जाने को सीढ़ियां नीचे उतर रही थी, जबकि राहदारी की इब्तिदा में बाएं जानिब मेहमान खाने और मुहाफिजों के कमरे का रास्ता था। मैं विशाल की रहाइश गाह की तरफ मुड़ा। गरबी दीवार से मुत्तसिल लकड़ी का मुनक्कश दरवाजा था, जिसके खुले पट जाहिर कर रहे थे कि खाकरूब सफाई में मसरूफ है और यकीनन गणपत ने भी वही होना था तो अपनी निगरानी में सफाई करवाता था। अब सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। हम इन दोनों से बचकर अंदर छुपना था, क्योंकि सफाई के बाद गणपत रहाइश गाह को ताला लगा देता था।
और विशाल की आमद ही पर खोलता था। लोरा को यह तफसील पहले से बता चुका था मैं। आंखों में अंदेशे भरे वो भी नहायत मोहतात अंदाज में मेरे साथ कदम मिलाए हुए थे। लकड़ी के दरवाजे में घुसते ही चंद फुट की राहदारी थी। इसके बाद वसी ड्राइंग रूम, इससे मुत्तसिल पुरताइश ख्वाबगाह और एक हथियारों का कमरा बना हुआ था। पूरे पोर्शन में स्लेटी रंग का दबीज कालीन बिछा था। लोरा को वहीं रुकने का इशारा करके मैंने मोहतात अंदाज में ड्राइंग रूम में झांका। इनकी आवाज ख्वाबगाह के अंदर से आ रही थी। गणपत किसी बात पर गुस्से होकर बेचारे खाकरूब को छाड़ रहा था। शायद उसने किसी कीमती चीज को बेहतियाती से साफ किया था। मौका गनीमत था। लोरा को इशारा करके मैं सुराग से दूसरी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। 2-3 सेकंड के अंदर हमने वसी ड्राइंग रूम अबूर किया और ख्वाबगाह का दरवाजा बेआवाज खोलते हुए अंदर दाखिल हुए। खिड़कियों के दबीज पर्दे गिरे हुए थे, इसलिए मुलगजा अंधेरा छाया हुआ था। छुपने को बेहतरीन मकाम बेड का निचला हिस्सा था। हम नीचे खिसक कर खामोश लेट गए। उम्मीद थी कि गणपत इस ख्वाबगाह की भी सफाई करवाएगा। इसी वजह से हमें बेड के नीचे घुसना पड़ा था। डाइनिंग रूम और असलहा खाने की सफाई करके उनकी बातों की आवाज मालूम हो गई थी। मजीद चंद मिनट इंतजार करके मैंने लोरा को बाहर निकलने का कहा और खुद भी खिसक कर निकला। लोरा ने अपना बुरका बेड के नीचे ही छुपा दिया था। यकीनन हमें वापसी पर उसकी जरूरत पड़ना थी। बुरका ओढ़ने से बेहतरीन मेकअप कोई हो ही नहीं सकता था। सफाई हो जाने के बाद रहाइशगाह का दाखिली दरवाजा कुफल करके गणपत बेफिक्र हो गया था। यह दरवाजा विशाल गुप्ता की वापसी पर ही खुलता था। हमने ड्राइंग रूम के सोफों पर निशित संभाली। लोरा ने मुझे सवालिया नजरों से घूरा। कब तक लौटेगा? मुकर्रर वक्त नहीं है। अमूमन दोपहर को लौटा करता था। गाहे शाम या फिर रात भी हो जाती थी, मगर ऐसा खाली होता था। उसने कोफ्त जाहिर की, इतना लंबा इंतजार। मैंने कहा चलो इसके कोत का जायजा लेते हैं, फिर ख्वाबगाह की तलाशी लेंगे। वो इस बात में सर हिलाते हुए उठ गए। हम कोत में घुस गए। अरे वाह! लोरा की आंखों में तहसीन उभरी। उसने सबसे पहले बैरेट 107 mm को पकड़ा था। मेरी पसंदीदा राइफल। हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी और यकीनन यहां से हमें अपनी पसंद के हथियार मिल जाएंगे। सिर्फ पिस्तौल ले जा सकते हैं क्योंकि राइफलों को साथ फिराना मुमकिन नहीं होगा। अलबत्ता SR-1 जरूर ले जाएंगे। इसकी मौजूदगी में हमें किसी भी उम्दा स्नाइपर राइफल का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। गैलल ड्रैगनोव और विद्वांसिक और बैरेट 107 के साथ अब SR-1 भी इसके कोत की रौनक बनी हुई थी। मैंने मुंह बनाया। जब से SR-1 की खामी का पता चला है, इससे दिल ही उठ गया है।